हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे और इसमें आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। आपको नई नई टर्म सीखने को मिलेंगी। न्यू है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ा नया लग सकता है लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो कह रहा भाई, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च। पॉइंट नंबर 1 है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। देखो, अगर आपको कभी भी इनकम जनरेट हो गई, इंटरेस्ट ड्यू मतलब मिलना तो चाहिए था लेकिन मिला नहीं है, तो इसको बोलते हैं अक्रूड। ठीक है, तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, अक्रूड इंटरेस्ट। तो आपको ये समझना है कि इसका नेचर क्या है, एसेट नेचर है। एसेट नेचर इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चीज है, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, अभी नहीं मिला तो मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट नेचर क्या है, एसेट है। अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बाद में इसकी जर्नल समझा दूंगा। तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। फिर कह रहे हैं सैलरी इज ड्यू टू स्टाफ 50,000। तो सैलरी, हम ओनर है, हम तो फर्म है, तो हमें सैलरी बांटनी है, तो सैलरी देना क्या है, खर्चा है। और अगर ड्यू हो गई और हमने पे नहीं किया, सैलरी ड्यू टू स्टाफ मतलब पे नहीं करा, तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग है तो बाद में देंगे, कर्जा एक तरीके से, नुकसान है, स्ट्रेस वाली बात है, टेंशन वाली बात है, तो बाद में पैसा देंगे, तो लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, लाइबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आपको जो रेंट पे करना है उसमें आपने कुछ रेंट एडवांस दे दिया, तो अगर आप रेंट एडवांस दे दोगे उसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो कभी भी एडवांस जब हम दे देते हैं तो हमें फ्यूचर में पैसा नहीं देना, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ है कि कल को पैसे नहीं देने। तो प्रीपेड का नेचर होता है एसेट। एडवांस अगर हम देते हैं तो नेचर क्या हो जाता है, एसेट। नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है, जैसे इसका मीनिंग होता है एसेट की वैल्यू में फॉल आना। ठीक है, फॉल इन दी वैल्यू ऑफ एसेट। तो जैसे आप नया फोन लेते हो, साल बाद बेचोगे तो फोन की वैल्यू गिर जाती है ना। अगर 1 लाख रुपए का फोन लिया, आईफोन ले लिया, ठीक है, कितने का भी ले लिया, 1 साल बाद बेचोगे उसकी वैल्यू थोड़ी सी तो गिर जाएगी। ठीक है, गाड़ी खरीदोगे उसकी वैल्यू 5 साल बाद बेचने जाओगे थोड़ी सी गिर जाएगी। तो जितनी गिर जाएगी वैल्यू, जितनी गिरावट होगी, जितनी गिर जाएगी वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। मतलब 1 लाख का फर्नीचर है, उसकी वैल्यू 10% से गिरा दो, तो फॉल कितने से गिराना है, फॉल करवाना है 10,000 रुपीज से। ठीक है, फिर है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 5,000, कॉस्ट 4,000। अगर आपने अपनी ही फर्म के गुड्स यूज करे हैं और फर्नीचर बन रहा है तो कितनी वैल्यू मानोगे। सेल प्राइस मतलब वो गुड्स अगर हम बाहर वालों को बेचते तो 5,000 में बेचते, लेकिन मुझे खुद को 4,000 के पड़े, तो कौन सा अमाउंट यूज करेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस यूज करेंगे। खुद के लिए हमेशा कॉस्ट प्राइस, बाहर वालों के लिए सेल प्राइस। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक। तो हमें 20,000 रुपए की कमीशन आई है कहीं से और पता चला आधी कमीशन एडवांस है, तो आधी कमीशन एडवांस है तो एडवांस का हिसाब किताब अलग से करेंगे। अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,500। इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको आंसर करते करते समझाऊंगा। ठीक है, तो तब इसको ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब इंटरेस्ट मिलना तो चाहिए था, तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसको डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि इसका नेचर है एसेट। मैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन से ये समझा रहा हूं कि एसेट है तो इसलिए डेबिट करेंगे। तो क्रिएशन ऑफ एसेट मतलब एसेट बढ़ी है, तो अक्रूड इंटरेस्ट डेबिटेड। क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि फायदे की बात है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। 10,000 दोनों तरफ अमाउंट आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट पे मूव करेंगे। सैलरी ड्यू टू स्टाफ। सैलरी देना खर्चा है, तो सैलरी देना खर्चा है तो सैलरीज अकाउंट होगा डेबिट। पे कर देते तो टू कैश, पे नहीं किया, कर्जा हो गया, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, कर्जा चढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। ठीक है, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट होगा क्रेडिट। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट है 50,000। ठीक है, तो डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 50,000। देखो भाई, थर्ड पॉइंट कह रहा है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो आपको ये समझना है कि जब भी हम रेंट पे करेंगे तो एडवांस में पे किया ना, अगले साल का रेंट पे करा, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसको डेबिट करना है क्योंकि ये क्या है, एसेट नेचर की चीज है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट होगा डेबिट। और क्रेडिट करेंगे टू रेंट अकाउंट। ठीक है, टू रेंट अकाउंट। याद रखना, एक चीज आइडेंटिफाई करनी है,
प्रीपेड रेंट है तो आइडेंटिफाई कर लो उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट हो या आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसको आइडेंटिफाई कर लो कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है। और दूसरी चीज उसकी उल्टी, जैसे प्रीपेड रेंट डेबिट है तो यहाँ पर प्रीपेड हटाओ, रेंट उसका उल्टा यानी कि क्रेडिट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन होता तो आउटस्टैंडिंग रेंट नीचे आता और रेंट ऊपर आ जाता, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है प्रीपेड रेंट है या आउटस्टैंडिंग है, एसेट है तो डेबिट, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, और दूसरी चीज उसकी उल्टी कर देंगे। तो 5000 अमाउंट है तो अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे। फोर्थ है प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चे को छूटते ही डेबिट करा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड। और फर्नीचर एक एसेट है, एसेट की वैल्यू में गिरावट आ गई ना, डेप्रीसिएशन मतलब उसकी वैल्यू में गिरावट आना, तो एसेट कम होने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो 10% हम निकालेंगे 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख का 10% आप सॉल्व करोगे आएगा 10,000 रुपीज। तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर 10,000। फिर इसके बाद हमारे पास फिफ्थ, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। तो फर्नीचर बन रहा है तो एसेट अकाउंट होगा डेबिट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट बन रही है, एसेट बनने पर डेबिट। और गुड्स की क्वांटिटी कम हो रही है बिजनेस में, रीजन अदर देन सेल्स, तो अदर देन सेल्स कभी भी गुड्स कम होंगे तो परचेजेज अकाउंट आपको क्रेडिट करने, और कॉस्ट प्राइस लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में, कॉस्ट प्राइस, तो 4000 ले लेंगे, सेल प्राइस नहीं लेना। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन 20,000 बाय चेक। तो पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, चेक आया तो बैंक अकाउंट, क्रेडिट होगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। बहुत ध्यान से समझेंगे इस एंट्री को, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। कितनी कमीशन आई है भाई, 20,000 रुपए आई है, तो अमाउंट के कॉलम में लिखी 20,000। इसी में हम एक और एंट्री करेंगे, कह रहा है कि आधी कमीशन तो एडवांस में आई है, तो कमीशन जो एडवांस में आई है उसको तो करेंगे डेबिट, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कमीशन, ध्यान से सुनो, दोबारा से सुनो, इसमें से आधी कमीशन क्या है, एडवांस में आई है, ठीक है। तो जब भी कमीशन हम एडवांस में रिसीव करेंगे उसका नेचर होगा लायबिलिटी का, एडवांस रिसीव करना लायबिलिटी होता है, ये लिख लो, यहां पर लिख लो, कहीं पर नोट्स में लिख लो, एडवांस रिसीव करने का नेचर होता है लायबिलिटी। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप एडवांस सामने वाले से पकड़ लोगे तो हम ना थोड़े से बाउंड हो जाएंगे, हम लोग बाउंड हो जाएंगे उसका काम करने के लिए, तो एक स्ट्रेस है। तो एडवांस रिसीव करेंगे तो अब हमारे को उसका काम करना पड़ेगा क्योंकि हमने उससे पैसे पकड़ लिए। तो एडवांस रिसीव करने का जो नेचर है वो लायबिलिटी नेचर डाला गया। हालांकि ये बात अच्छी है कि सामने वाले से एडवांस मिल गया, बट इसका नेचर लायबिलिटी है क्योंकि हम बाउंड हो गए हैं उसका काम करने के लिए। लेकिन अगर हम एडवांस पे करते हैं, तो अगर हम एडवांस पे करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड भी बोलते हैं ना एडवांस पे करना, इसका जो नेचर है वो एसेट नेचर है, क्योंकि अब सामने वाला बाउंड हो गया हमारा काम करने के लिए। अब अगर मैंने किसी को एडवांस दिया तो वो बाउंड हो गया मेरा काम करने के लिए। तो पहले क्या हुआ, अब वापसी अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे कमीशन रिसीव करी, 20,000 रुपए कमीशन आई, बहुत अच्छी बात है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। कमीशन क्यों क्रेडिट हुआ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाले रूल से। अब पता चला आधी कमीशन तो एडवांस आ गई है, तो एडवांस तो रिसीव हो गया, तो लायबिलिटी नेचर है ना, तो लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ क्रेडिट करेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट आप करोगे क्रेडिट, और डेबिट क्या करोगे, कमीशन रिसीव्ड। ये जो कमीशन 20,000 की रिसीव हुई है, इसमें से 10,000 की कमीशन जो थी वो हमारे को अगले साल को बिलोंग करती है, या बाद में एडवांस है तो बाद वाले टाइम को वो बिलोंग करती है। तो 10,000 आप यहां पर लिखोगे, ठीक है। मतलब ये वो 20,000 में से 10,000 एडवांस थे ना, तो कमीशन रिसीव जो 20,000 से पहले क्रेडिट था वो 10,000 के डेबिट से कट गया। डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को काटते हैं, इसका क्रेडिट 20,000 का, इसी सेम अकाउंट का डेबिट 10,000 का, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, क्रेडिट 20,000, ये क्रेडिट 20,000, कमीशन रिसीव्ड का डेबिट 10,000, सेम अकाउंट का डेबिट 10,000। तो क्रेडिट बड़ा है डेबिट छोटा है, तो क्रेडिट में से डेबिट गया तो क्रेडिट निकला 10,000 का नेट इफेक्ट। जैसे प्लस माइनस नहीं करते, क्रेडिट में से डेबिट माइनस किया तो क्या आ गया, क्रेडिट 10,000। थोड़ा डिटेल में बता दिया, आंसर अगर आपको करना है तो बैंक टू कमीशन 20,000, कमीशन रिसीव टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000, ठीक है। बाकी ये पॉइंट याद रखना, एडवांस रिसीव करना लायबिलिटी नेचर में डाला जाता है, एडवांस पे करना एसेट नेचर में डाला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री में बता तो दूंगा, लेकिन बताने से पहले मैं चाहता हूं आप इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लो,
ठीक है। अकाउंट्स में क्या होता है, ओनर और फर्म को या ओनर और बिजनेस को अलग अलग मानते हैं। तो इनिशियली ओनर ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो फर्म के पास ये इन्वेस्टमेंट किसकी है, कैपिटल किसकी है, ओनर की है। तो आप ऐसे समझो, इसको कंपेयर करो तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सपोज करो ओनर ने कुछ पैसा बैंक में जमा कराया, ठीक है, ओनर ने कुछ पैसा बैंक में जमा कराया। तो बैंक में जब पैसा जमा कराया तो बैंक इस पैसे पे इंटरेस्ट लगाएगा और ओनर को वापसी करेगा। ऐसा ही होता है ना भाई, अगर हम भी बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक उस पैसे पे कुछ इंटरेस्ट देगा हमारे को और हमारे को इंटरेस्ट वापसी मिल जाएगा, ठीक है, ये पैसा ओनर पे वापसी आएगा। तो इसी प्रिंसिपल को हमने अपनी फर्म में लगाया, अपने बिजनेस में लगाया कि ओनर ने अगर बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करा है और उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल, तो इस कैपिटल पे जो ब्याज होगा वो फर्म वापसी करेगी ओनर को, जो इंटरेस्ट होगा वो फर्म वापसी करेगी ओनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये फर्म पे करेगी ओनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो नेचर हो गया, फर्म के लिए क्या नेचर हो जाएगा, एक्सपेंस नेचर, क्योंकि फर्म के लिए ये क्या है, खर्चा है ना, फर्म को ये इंटरेस्ट पे करना है ओनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नेचर क्या हो जाएगा, खर्चे का नेचर हो जाएगा। तो आईओसी हमारे को समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री करेंगे, खर्चा है तो आईओसी डेबिट और मिल किसको रहा है, ओनर को मिल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आप कर दोगे डेबिट, क्योंकि खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल, और अमाउंट है 8000 और ये पैसा मिल किसको रहा है, ओनर को। तो ओनर का आर्टिफिशियल अकाउंट बिजनेस में कौन सा होता है, कैपिटल अकाउंट। अगर ओनर को पैसा देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी और कैपिटल बढ़ने पे क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो 8000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, फिर उसकी भी जर्नल कर देंगे। देखो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी हमें वही चार्ट बनाना है फर्म और ओनर का। तो आप देखो, ड्राइंग्स मतलब है कि बिजनेस में से पैसा निकालना। तो बिजनेस में से पैसा कौन निकाल रहा है, ओनर निकाल रहा है। तो जब पैसे का आउटफ्लो होगा, बेसिकली आउटफ्लो होगा, तो फर्म में पैसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि ड्राइंग्स करने से फर्म में क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है। तो ये जो एडवांटेज है, यहाँ पे फायदा किसका हुआ, जब बिजनेस में से पैसा निकलेगा फायदा तो ओनर का हुआ। और दिक्कत किसको हुई, फर्म को दिक्कत होगी, क्योंकि फर्म में पैसों की कमी हो गई। तो फर्म ये कह रही है, जो फैसिलिटी दी है, फर्म कह रही है कि मैंने ये जो फैसिलिटी दी है ओनर को कि पैसा निकाल सकता है जब मर्जी, तो ये फैसिलिटी फ्री नहीं है, इस फैसिलिटी के बदले में कुछ इंटरेस्ट देना चाहिए। तो ओनर क्योंकि बार बार ही पैसे निकाल लेता है, तो इसको इंटरेस्ट देगा फर्म को, ठीक है। कंपनसेशन के तौर पर ओनर फर्म को इंटरेस्ट देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इसका नेचर क्या है, इनकम नेचर है, क्योंकि फर्म को तो इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्म का तो इनकम नेचर हो गया। और दे कौन रहा है, ओनर दे रहा है। तो ओनर कहां से देगा, इसका एक ही अकाउंट है बिजनेस में, इसका आर्टिफिशियल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल करेंगे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, जर्नल करेंगे और ये एंट्री हमारे को बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम है, तो इनकम क्या होती है, हमेशा क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाला रूल लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगी क्रेडिट। और कौन देता है ये इनकम, ओनर के अकाउंट से काटेंगे, तो ओनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट बढ़ने पे क्रेडिट होती है, कम होने पे क्या होगी, डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 1500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ओवर है, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट है ओपनिंग एंट्री का। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री का मतलब होता है, मान लो हमने पिछले साल बिजनेस चालू करा, तो अब साल खत्म हो गया, ठीक है। पिछले साल बिजनेस चालू किया तो हमने फाइनेंशियल ईयर में काम किया होगा अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो अब मार्च के बाद अकाउंट्स खत्म करने, क्लोज करते हैं बुक्स को मार्च 31 को। इसके बाद जो नया साल शुरू होता है ना, उसको बोलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगले फाइनेंशियल ईयर जैसे शुरू होगा तो अप्रैल 1 को जो पहली जर्नल एंट्री पास करेंगे ना, उसको बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। बेसिकली हम पुराने साल से नए साल तक शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट करते टाइम हमारे पास कितनी एसेट्स थी, कितनी लाइबिलिटीज थी, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस है, इसको ही बोलते हैं हम लोग ओपनिंग जर्नल एंट्री। मतलब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर मिनिमम, हो सकता है थर्ड हो सकता है फोर्थ हो, पहला साल नहीं है, क्योंकि पहले साल तो बिजनेस चालू करें। तो सेकेंड ईयर की पहली एंट्री, ठीक है, या थर्ड ईयर की पहली एंट्री, ठीक है। तो अब हमारे को देखो, हमारा कोई रनिंग बिजनेस है, तो कह रहे हैं ओनर का नाम है मेसर्स आनंद स्टोर्स, और 1 अप्रैल यहाँ पे हमेशा डेट 1 अप्रैल आएगी, ये याद रखना, क्योंकि ओपनिंग एंट्री है।
तो बंदे के पास कितनी एसेट्स है, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर्स है। तो बंदे के पास ये सारी एसेट्स है। याद रखना एसेट्स को हम मॉडर्न रूल के हिसाब से क्या करते हैं, डेबिट। तो ये सारी एंट्रीज जितनी भी अकाउंट्स हैं जर्नल में क्या होंगे, सबके सब डेबिट होंगे। जितने कर्जे होते हैं हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये सारी लाइबिलिटीज को करेंगे क्रेडिट। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जर्नल करते टाइम पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। डेट के कॉलम में अप्रैल 1 लिखेंगे। जितनी एसेट्स दिख रही है एक एक करके लिखते जाओ, सारी एसेट्स को करो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट करा 60,000 से, ठीक है। इसके बाद बैंक अकाउंट दिख रहा है, तो एसेट्स हमेशा डेबिट करते हैं, ये रूल होता है, ठीक है। तो एसेट्स को बैंक को डेबिट करा 40,000। उसके बाद स्टॉक लिख रहा है, स्टॉक को आप डेबिट करेंगे। स्टॉक को डेबिट किया है 1,50,000 से। फिर फर्नीचर है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करा, ठीक है, 43,000 से, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करा 43,000 से। फिर डेटर्स गिवन है, तो डेटर्स अकाउंट नहीं करेंगे, XYZ अलग अलग लिख देंगे। डेटर्स को अलग अलग लिख देंगे, XYZ तीनों के अलग अलग बैलेंसेस गिवन है, 35,000, 50,000 और Z का है 60,000, ठीक है। तो ये एसेट्स गिवन है, सारी एसेट्स मैंने क्या कर दी, डेबिट कर दी, ठीक है। इसके बाद जितनी लाइबिलिटीज है सबको करेंगे क्रेडिट। तो लाइबिलिटी गिवन है लोन फ्रॉम विकास, तो लोन फ्रॉम विकास लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट 60,000। उसके बाद क्रेडिटर्स गिवन है, तो क्रेडिटर्स की जगह मैंने लिखा 2A और 2B, ठीक है। क्रेडिटर्स नहीं लिखा, नाम लिख दिया, तो 22,500 और उसके बाद B है 30,000, ठीक है। तो क्वेश्चन में जितना डेटा गिवन था उसको जर्नल के फॉर्मेट में तो मैंने लिख लिया, लेकिन इसमें एक चीज देखो, चीज ये समझने वाली है कि हमें पता है कि जर्नल एंट्री का रूल होता है डेबिट का टोटल, ये जो जितनी भी आइटम्स लिखी है डेबिट में 60,000 से लेकर ये यहाँ तक 60,000 तक जितनी भी आइटम्स लिखी है इनका टोटल, और क्रेडिट साइड पे जितनी भी आइटम्स लिखी है इनका टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है डेबिट साइड का टोटल बहुत ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। तो ऐसा जब भी होगा, जब भी ऐसा होगा कि बड़ी साइड आपकी डेबिट साइड आएगी और क्रेडिट साइड छोटी आएगी, इसका मतलब है क्रेडिट साइड पे एक आइटम मिसिंग है। तो वो आइटम कैसे आएगी हमारी, उसको हमें कैसे निकालना है, उसको निकालना है बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। तो यहाँ पर एक अकाउंट मिसिंग है और ये कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर से। तो डेबिट साइड का टोटल करोगे, तो डेबिट साइड का आपका जो टोटल आ रहा है इन सारी आइटम्स का टोटल आएगा 4,38,000। इसमें से आप माइनस करोगे छोटी साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है ये आपका कितना आ जाएगा 1,12,500, ठीक है। तो बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल मैंने यहाँ लिख दिया 1,12,500, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 3,25,500। और इस बैलेंसिंग फिगर को हमने हमेशा क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल कितनी होगी, बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड कितना है वही उसने नहीं बताया था ना, कोई भी बिजनेस होगा इन्वेस्टमेंट तो हुई होगी, तो इन्वेस्टमेंट उसने क्वेश्चन में दी नहीं थी कैपिटल, तो मतलब ये कैपिटल है 3,25,500, मतलब इतना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कंटिन्यू करेंगे इसी बुक को नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।